दोस्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं उस उपन्यास का तीसरा भाग जिसके पिछले दो भागों ने अपनी तेज स्पीड और उलझे हुए कथानक के कारण आपके दिलो दिमाग में हलचल मचा रखी है। ये है सुरेंद्र मोहन पाठक का एक बहुत ही नायाब उपन्यास जिसका नाम है 12 सवाल। अब तक आप इसके 2 भाग सुन चुके हैं और आज पेश है तीसरा भाग। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। अध्याय 6। विकास गुप्ता अभी तक शालीमार के बारे में सिर्फ इतना ही जान पाया था कि वो एक हीरे का नाम था। ये फिल्म शालीमार में बताए गए हीरे जैसा बेशकीमती तो नहीं था, लेकिन इतना मामूली भी नहीं था कि उसे कोई आम स्टोन करार दिया जा सके। अपनी जिंदगी में वो उसके मामा की मिल्कियत हुआ करता था, लेकिन अब वो कहाँ था, किसके पास था, इसका कोई अता पता विकास को नहीं चल पा रहा था। जबकि उसके समेत चारों ठगों की टोली इस बारे में लगातार टक्करें मार रही थी। इस बार नेपाली माँ बेटे की भी कोई मदद उसे हासिल नहीं थी, क्योंकि पिछले 6 दिनों से दोनों एकदम गायब थे। हिमगिरी क्लब में, शंकर रोड वाले फ्लैट में, यहाँ तक कि तारकपुर के फार्म हाउस में भी उनकी तलाश बेकार गई थी। वो कहीं भी उपलब्ध नहीं थे। उसने सिगरेट का एक आखिरी कश लगाकर उसे एस्ट्रे में झोंक दिया और उठकर साइड टेबल के पास पहुंचा। वहां पड़ी विस्की की बोतल को उठाते समय उसकी निगाह टेबल के बीचों बीच रखी प्रतिमा पर पड़ी। ये प्रतिमा ध्यान मुद्रा में बैठे महात्मा बुद्ध की थी, जो कुछ दिन पहले बंसल बंसल जैन एंड एसोसिएट्स ने ये कहकर उसके पास भिजवाई थी कि वो उन दुर्लभ चीज़ों में से एक थी जो उसके मामा चाहते थे कि उनके भांजे को ही सौंपी जाए। प्रतिमा की कारीगरी बहुत ही बेजोड़ थी और ये निश्चय ही एक बहुमूल्य उपहार था। विकास कई बार ये सोचकर उसका बहुत ही बारीकी से मुआयना कर चुका था कि शायद उसी में छठे सवाल के हल का कोई क्लू छुपा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी उसे नजर नहीं आया था। प्रतिमा के तले में गुदे उसके बनाने वाले के साइन के अलावा उसके ऊपर और कुछ लिखा हुआ नहीं था। विकास के दिमाग में विचारों की आंधी सी चल रही थी। कहाँ गायब हो गए थे आखिर ये नेपाली माँ बेटा, और क्यों गायब हो गए थे? क्या इसलिए कि शालीमार उनके पास था? तभी अचानक नीचे से आवाज आई, मिस्टर गुप्ता, आपका टेलीफोन। आया मिसेस सिम्पसन। नीचे जाकर उसने रिसीवर कान से लगाया। हेलो, मिस्टर विकास गुप्ता? जी हाँ, आप कौन? आपके लिए कर्नल चौहान का मैसेज है। क्या? नॉर्थ शोर पर मछुआरों की बस्ती के करीब एक उजाड़ 2 मंजिली इमारत है। उसके अहाते में पीपल का एक बड़ा पेड़ लगा हुआ है। आपके लिए मैसेज ये है मिस्टर गुप्ता कि लेख बहादुर तमंग नाम का नेपाली इस वक्त उस इमारत में मौजूद है और आपको फौरन वहां पहुंचना है। ये भी कर्नल चौहान ने कहा है? जी हाँ। तुम कौन हो? मैं बस्ती का एक लड़का हूँ जिसे कर्नल चौहान ने फ़ोन करने को कहा था। इस काम के लिए उन्होंने मुझे 10 रुपये दिए हैं, और जब मैं उनको ये जाकर बताऊंगा कि मैंने उनका संदेश आपको पहुंचा दिया है तो वो मुझे 10 रुपये और देंगे। उन्होंने खुद फ़ोन क्यों नहीं किया? क्योंकि पब्लिक फ़ोन इमारत से बहुत दूर नॉर्थ शोर के तार घर में है। कर्नल साहब अगर वहां तक फ़ोन करने आते तो हो सकता है कि पीछे से नेपाली खिसक जाता। ये तुमसे किसने कहा? खुद कर्नल साहब ने। तभी तो फ़ोन के लिए उन्होंने मुझे बोला। ठीक है, कर्नल साहब को बोलना मुझे मैसेज मिल गया है और मैं आ रहा हूँ। बोल दूंगा। और फिर लाइन कट गई। विकास लपक कर अपने कमरे में वापस गया और अपनी मेज की ड्रॉर से एक ऑटोमेटिक रिवॉल्वर निकाली। ये उसने कुछ ही दिन पहले इंतजाम करके रखी थी। नॉर्थ शोर राजनगर के 30 मील बाहर एक इलाका था जहां नगर के रईस लोगों की विशाल कोठियां थीं। मछुआरों की बस्ती वहां से थोड़े ही फासले पर थी। एक टैक्सी को खुद चलाता हुआ विकास वहां पहुंचा। ये टैक्सी उसने लक्ष्मण नाम के एक ड्राइवर से ली थी, जो कि हनबी रोड के टैक्सी स्टैंड पर पाया जाता था। उसने टैक्सी को बस्ती से थोड़ा परे ही छोड़ दिया और पैदल आगे बढ़ गया। अंधेरे के बावजूद उसे वो इमारत ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने खामोशी से इमारत के 2 चक्कर लगाए, लेकिन मनोहर लाल उसे नजर नहीं आया। पता नहीं वो कहाँ चला गया था। पूरी इमारत अंधकार में डूबी थी। सिर्फ ऊपर वाली मंजिल की एक खिड़की से रोशनी का हल्का सा आभास मिल रहा था। विकास ने कुछ देर इंतजार किया और फिर दीवार फांद कर इमारत के भीतर दाखिल हो गया। इमारत का मेन गेट मजबूती से बंद था। वो पिछवाड़े में पहुंचा। एक गेट वहां भी था, लेकिन वो भी बंद था। इमारत की सारी खिड़कियां भी बंद थीं और उनके किवाड़ों के आगे सींखचे लगे हुए थे। उसका ध्यान फिर से ऊपर वाली रोशन खिड़की की तरफ गया। उसके ऊपर सींखचे नहीं थे। असल में ऊपर की मंजिल की किसी भी खिड़की पर सींखचे नहीं थे और उस वाली खिड़की के किवाड़ भी खुले थे।
फिर उसने पीपल के पेड़ का मुआयना किया। पेड़ काफी बड़ा था और इमारत की छत से भी ऊंचा उठा हुआ था। उसने ध्यान दिया कि उसके ऊपर चढ़कर बड़े ही आराम से रोशन खिड़की तक पहुंचा जा सकता था। वो फुर्ती से पेड़ पर चढ़ा और खुली खिड़की के पास पहुंच गया। ये एक छोटा सा कमरा था जिसके एक कोने में एक पलंग बिछा था। पलंग के करीब एक मेज पर एक टेबल लैंप रखा था जो उस वक्त जल रहा था। कमरा एकदम खाली था। एक पल के लिए विकास हिचका, लेकिन फिर कमरे में दाखिल हो गया। खिड़की के बाजू में एक और टेबल थी जिसके ऊपर शेव का सामान और एक शीशा पड़ा था। यानी यहाँ जरूर हाल ही में कोई रह रहा था। तो क्या वो लेख बहादुर ही था जो पिछले 6 दिनों से उस मैले कुचैले कमरे में रह रहा था? और उसकी माँ, ये भी हो सकता था कि वे उसी इमारत के किसी और कमरे में रह रहे हों और दोनों ही शालीमार पर सांप की तरह कुंडली मारे बैठे हों। विकास ने रिवॉल्वर निकालकर अपने हाथ में ले ली और कमरे के बंद दरवाजे की तरफ बढ़ा। कुछ देर दूसरी तरफ की आहट लेने के बाद उसने धीरे से दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक लंबा गलियारा था जिसके सिरे पर नीचे की तरफ जाती हुई सीढ़ियाँ थीं। वो तेज़ी से गलियारे में बढ़ने लगा। फिर जैसे ही उसने सीढ़ियों पर नीचे उतरने के लिए कदम बढ़ाया, कई मजबूत हाथों ने उसे पीछे से दबोच लिया। किसी ने उसके हाथ में थमी रिवॉल्वर भी झटक ली। उसने खूब हाथ पैर पटके, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। वे लोग उसे वापस उसी कमरे में ले गए जहाँ से वो थोड़ी देर पहले निकला था। वहाँ उसे अच्छी तरह से बांध जोड़कर पलंग पर डाल दिया गया। विकास ने उन चारों की सूरत देखी। ये चारों ही मछुआरे थे और उसे देखकर बड़ी बेशर्मी से हंस रहे थे। सारे के सारे जेल जाओगे कमबख्तों! विकास ने धमकी देने की कोशिश की, लेकिन वो खुद भी जानता था कि उसकी यह धमकी एकदम खोखली थी। एक आदमी कमरे से बाहर गया और कुछ देर बाद तमंग को लेकर लौटा। एक दूसरे आदमी ने विकास के रिवॉल्वर लेख बहादुर को देते हुए कहा, इसके पास से ये बरामद हुई है साहब। लेख बहादुर ने रिवॉल्वर को उलट पलट कर देखा, फिर उसमें से गोलियां निकालकर खाली रिवॉल्वर को टेबल पर उछाल दिया। फिर विकास को देखते हुए व्यंग्य से मुस्कुराते हुए वो बोला, कैसे हो मिस्टर गुप्ता? दिखता नहीं है कैसा हूं? अपनी नेपाली आंखों को थोड़ा चौड़ा कर ले, फिर दिख जाएगा, विकास ने खींचे हुए स्वर में कहा। तमंग पर उसके गुस्से का कोई असर नहीं हुआ। वो उसी तरह मुस्कुराता हुआ बोला, अगर आपका इशारा आपके बंधे हुए हाथ पैरों की तरफ है मिस्टर गुप्ता, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये सिर्फ थोड़ी देर की तकलीफ है। अब मैं यहाँ से हानबी रोड जाऊंगा मिसेस सिम्पसन के गेस्ट हाउस में, और वहाँ से आपके कमरे में से शालीमार को बरामद करूंगा और फिर इन लोगों को संदेश भिजवा दूंगा कि ये आपको छोड़ दें। क्या कहा तुमने? कहाँ से शालीमार बरामद करोगे? मिसेस सिम्पसन के गेस्ट हाउस के आपके कमरे से, यानी आपके मौजूदा दौलत खाने से। शालीमार वहां पर है? हाँ। वहां कैसे पहुंचा? हमने पहुंचाया। लेकिन किस लिए? हा, मिस्टर गुप्ता, आप इतने काबिल हैं, लेकिन इतनी सी बात नहीं समझ सकते। आपकी पिछली कामयाबियों को देखते हुए हमने शालीमार के लिए जो सबसे ज्यादा महफूज जगह समझी वो थी आपका कमरा। शालीमार खुद आपके घर में मौजूद था, ऐन आपकी नाक के नीचे, और आप पूरे जहान में उसे ढूंढते फिर रहे थे। बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। मेरे कमरे में वो किस जगह पर है? वहीं पर जहां से मैं अभी जाकर उसे बरामद करूंगा। और अगर मैं इत्तेफाक से वहां से गैर हाजिर ना होता तो तुम उसे कैसे बरामद करते बे? आपको क्या लगता है कि आप सिर्फ इत्तेफाक से वहां से गैर हाजिर हैं? जी नहीं जनाब, आप हमारी मर्जी से वहां से गैर हाजिर हैं, ताकि हम वहां जाकर बड़े इत्मीनान से बिना किसी दिक्कत के शालीमार को बरामद कर सकें। अच्छा, तो वो टेलीफोन कॉल तूने करवाई थी? जी हाँ, मैंने ही करवाई थी। लेकिन तुम्हें कर्नल चौहान का नाम कैसे पता चला? उस चिट्ठी के जरिए जनाब, जो आपने तारकपुर के फार्म हाउस में हमें भिजवाई थी। उसमें आप ही ने तो हमें हुक्म दिया था कि नकली आलमगीर को हम तारकपुर के स्टड फार्म में मिस्टर मोजेस के पास भिजवा दें, और जब हमने ऐसा किया तो मिस्टर मोजेस ने हमें बताया कि वो घोड़ा किन्हीं JNS चौहान साहब को दिया गया था, जो गढ़वाल रेजिमेंट के रिटायर्ड कर्नल थे। अब खुद ही देख लीजिए उस नाम का इस्तेमाल कितना फ़ायदेमंद साबित हुआ हमारे लिए। अब आप यहाँ पर गिरफ्तार हैं, जहाँ से छठे सवाल का जवाब देने का टाइम खत्म होने के बाद ही आपको रिहा किया जाएगा। विकास मन ही मन अपने आप को गालियां दे रहा था कि वो इतनी मामूली ट्रिक में इतनी आसानी से कैसे फंस गया। मेरे लायक कोई और सेवा हो तो बताइए। अगर आप खाना चाहें तो आपके लिए ताज़ा झींगा मछली मंगवा दूं। लेकिन आप खाएंगे कैसे? आपके तो हाथ बंधे हैं। कोई बात नहीं,
मैं आपको एक एक निवाला करके खिलाऊंगा। लेकिन तुम्हें तो मेरे कमरे में जाना है ना शालीमार लेने के लिए। जाना है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, आधी रात के बाद जाऊंगा। अच्छा कमीने, कम से कम ये तो बता दे कि कमरे में शालीमार है कहाँ पर। आप ही का कमरा है हुजूर आला। सोचिए कहाँ होगा, यहाँ पड़े पड़े यही सोचते रहिए, टाइम आसानी से पास हो जाएगा। गुड नाइट। और अगर नींद आ जाए तो साथ में स्वीट ड्रीम्स भी। गुड बाय। फिर वो पांचों वहां से विदा हो गए और विकास सोचने लगा। अब उसके सामने सबसे ज़रूरी काम था वहां से आज़ाद होना। अगर वो किसी तरीके से आज़ाद होकर नेपाली से पहले अपने कमरे में पहुंच जाता तो अभी भी बिगड़ी बाजी संवर सकती थी। उसने अपने हाथ पैर उमेटकर रस्सियों को ढीला करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। फिर उसका ध्यान मेज़ पर गिरे पड़े ब्लेडों की तरफ गया। इससे उसके मन में एक उम्मीद जगी। सीधा होकर अपने पांव सिकोड़कर उसने पलंग पर लटकाए और खड़ा हो गया। बंधे हुए पैरों पर फुदकता हुआ वो मेज़ के पास पहुंचा और उकड़ू होकर पीठ के पीछे बंधे हाथों से एक ब्लेड को उठाने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से ब्लेड उसकी पकड़ में आया। अब उस ब्लेड को कहीं फंसाने की जरूरत थी। ऐसी जगह उसे खिड़की की चौखट और दीवार के बीच दिखाई दी जहां एक बारीक सी दरार बनी हुई थी। काफी देर की जद्दोजहद के बाद वो आखिर ब्लेड को उस जगह फंसाने में कामयाब हो गया। तभी बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो जल्दी से पलंग के पास पहुंचा और पलंग पर गिरकर आंखें मूंद लीं। फिर नाक से ऐसे सांस लेने लगा मानो हल्के हल्के खर्राटे ले रहा हो। दरवाज़ा खुला और जब उस आदमी ने देखा कि विकास सो रहा था तो वो मुस्कुराते हुए दरवाज़ा बंद करके वापस चला गया। उसके जाने के बाद विकास अब रस्सियां काटने की जद्दोजहद में जुट गया। आधे घंटे की अनथक मेहनत के बाद बड़ा अच्छा परिणाम सामने आया। एक रस्सी कट गई। उसके कटते ही उसने अपने हाथों को उमेट उमेट कर गिरफ्त को इतना ढीला कर लिया कि उसके हाथ रस्सी से बाहर आ पाएं। फिर जल्दी जल्दी उसने पैरों को भी खोल लिया। सबसे पहले उसने मेज़ पर पड़ी अपनी रिवॉल्वर उठाई। तभी नीचे कहीं से एक कार के स्टार्ट होने की आवाज़ आई। दरवाज़ा बाहर से बंद था, इसलिए वो फिर से खिड़की के पास पहुंचा और पीपल के पेड़ के रास्ते चुपचाप जैसे वहां आया था वैसे ही वहां से निकल गया। उस वक्त रात का 1 बजा था जब तमंग ने खिड़की के रास्ते विकास के कमरे में कदम रखा। खिड़की के ऐन नीचे सड़क पर पेटियों से लदा एक ट्रक खड़ा था, जिस पर चढ़कर वो बड़ी ही आसानी से खिड़की तक पहुंच गया था। खिड़की का पर्दा सरकाकर वो अंदर दाखिल हुआ और उसने लाइट का स्विच जला दिया। तभी उसके मुंह से एक चीख निकली। उसके सामने ही सिगरेट के कश लगाता हुआ विकास गुप्ता बैठा था। तुम यहाँ कैसे आ गए? मेरे किसी आदमी ने मुझे धोखा दिया क्या? नहीं मेरे लल्ला, तेरी तकदीर ने तुझे धोखा दिया है। अब कहानी यूं है मेरे बच्चे कि मैं तुझे चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करवाने वाला हूं। लेकिन अगर तू मुझे ये बता देगा कि शालीमार को तूने कहाँ छिपाया है तो मैं पुलिस को तेरी करतूत की खबर नहीं करूंगा। अब बोल, क्या इरादा है तेरा? लेख बहादुर का दायां हाथ धीरे से उसके कोट की जेब में रेंग गया। खबरदार! विकास तुरंत चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता लेख बहादुर ने जेब से हाथ निकाले बिना कोट के भीतर से ही फायर कर दिया। गोली विकास के कान के पास से सरसराती हुई गुजर गई। उसने झटके से अपनी गर्दन परे हटाई तो उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो कुर्सी समेत फर्श पर उलट गया। लेख बहादुर छलांग मारकर खिड़की के पास पहुंचा और बाहर कूद गया। जब तक विकास खिड़की के पास पहुंचता तब तक नीचे खड़ा ट्रक उसे लिए वहां से दौड़ा चला जा रहा था। विकास ने गुस्से से पैर पटका। उसकी जरा सी गलती से नेपाली उसके हाथ से निकल गया था, लेकिन शालीमार अगर वाकई उस कमरे में था तो वो उसे अभी भी मिल सकता था। कहाँ हो सकता था वो हीरा भला? कहाँ छुपाया होगा उस आदमी ने? तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर पड़ी और उसकी बाँछें खिल गईं। वो जोर से चिल्लाया, ओए बल्ले बल्ले, ओए शावा शावा, मिल गया मिल गया। असल में लेख बहादुर की चलाई गोली जिससे विकास बाल बाल बचा था वो जाकर साइड टेबल पर पड़ी बुद्ध की प्रतिमा से टकराई थी। गोली ने प्रतिमा का सिर उड़ा दिया था और अब उसकी गर्दन में फंसा शालीमार कमरे की रोशनी में जगमग कर रहा था। 7वां सवाल था सुल्तान इब्राहिम पाशा की शतरंज के बारे में। इस सवाल के साथ विकास को एक क्लू मिला था, जो ये था कि उस शतरंज का ऐतिहासिक महत्व था और वो कलेक्टर्स आइटम मानी जाती थी। इन 2 बातों ने विकास को लोकल म्यूजियम में जाने के लिए प्रेरित किया। वो वकीलों से इस बात की भी पुष्टि कर चुका था कि उन्होंने उसके मामा की संपत्ति कोई बुद्ध की प्रतिमा उसे नहीं भेजी थी। यानी अब ये बात साफ थी कि वो प्रतिमा नेपाली माँ बेटे ने ही उसे भेजी थी।
कुबेर दत्त बंसल ने उसे सख्त हिदायत दी कि आगे से उनकी फर्म के नाम से उसे जो कुछ भी मिले उसके बारे में वो फर्म में फ़ोन करके तस्दीक ज़रूर कर ले। विकास ने वो सलाह गांठ बांध ली। म्यूज़ियम जाने पर उसे उस शतरंज के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल हुई। वो शतरंज उन दिनों भोजू भाई टिक्यानी नाम के एक सिंधी कलेक्टर के प्राइवेट कलेक्शन में थी। भोजू भाई टिक्यानी मेहता रोड पर एक छोटी सी कोठी में अकेले रहता था। वहीं पर उसका म्यूज़ियम भी था। सुल्तान इब्राहिम पाशा से संबंधित इतनी सारी ऐतिहासिक चीज़ें उस म्यूज़ियम में मौजूद थीं कि वहाँ उनका बाकायदा एक अलग कैटलॉग बना हुआ था, जिसमें हर वस्तु का चित्रों के साथ बहुत ही विस्तृत वर्णन दिया हुआ था। कैटलॉग में उस शतरंज के बारे में भी पूरा वर्णन था, जिसे विकास ने बहुत ही गौर से पढ़ा। उस कैटलॉग के मुताबिक शतरंज का बॉक्स अखरोट की लकड़ी का था, जिसके ऊपर सोने चांदी और हाथी दांत की नक्काशी की हुई थी। उसके मोहरे हाथी दांत के बने थे। पूरे बक्से और सारे मोहरों की तस्वीरें भी वहां उपलब्ध थीं, जिनकी ज़ेरॉक्स कॉपियां विकास ने थोड़ी दान दक्षिणा देकर हासिल कर ली थीं। एक बहुत ही रोचक बात विकास ने उस कैटलॉग में पढ़ी, जो ये थी कि सुल्तान इब्राहिम पाशा को अपने दुश्मन को जहर देकर मारने में महारत हासिल थी। दुश्मन कितना भी चौकन्ना क्यों न हो, वो उसे ऐसे तरीके से जहर का शिकार बनाने में कामयाब हो जाता था जो दुश्मन की कल्पनाओं से भी परे होता था। पुराने ज़माने में ऐसा माना जाता था कि यदि जहरीला खाना सोने के बर्तनों में परोसा जाए तो जहर अपने आप नज़र आने लगता था। लेकिन सुल्तान इब्राहिम पाशा कोई ऐसी तरकीब भी जानता था जिससे सोने के बर्तनों में भी जहर नज़र नहीं आता था। फिर विकास मेहता रोड जाकर भोजू भाई टिक्यानी से मिला। उसने विकास को शतरंज दिखा तो दी, लेकिन वो किसी भी कीमत पर उसे बेचने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक बड़ी रकम को डिपॉजिट में रखकर वो शतरंज थोड़े अरसे के लिए उधार देने के लिए भी वो तैयार नहीं हुआ। कोई बड़ी बात नहीं थी कि नेपाली माँ बेटे ने मोटी रिश्वत देकर उसे ऐसा रुख अख्तियार करने के लिए पटाया हो। तब विकास को अनुभव हुआ कि अब चोरी के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने टिक्यानी की दिनचर्या के बारे में पता किया। उसे पता चला कि वो रोज़ शाम को जिम खाना क्लब जाता था और वहीं से ड्रिंक और डिनर लेकर करीब 11 बजे घर वापस आता था। जिम खाना क्लब राजनगर के सेंट्रल पार्क के एक कोने में था। वहाँ एक वेटर को रिश्वत देकर विकास को पता चला कि टिक्यानी खुद मिलिट्री से मेजर रिटायर हुआ था और उसे फौजी लोगों की सोहबत बहुत पसंद थी, यानी कि उसे शीशे में उतारने के लिए खलीफा एकदम सही आदमी था। अगले दिन दोपहर जब विकास मनोहर लाल से मिलने पहुंचा तो वो फिर से अपनी वही पुरानी ट्रिक आजमा रहा था। इस बार बकरा बना हुआ था, गले में कोई 100 ग्राम सोने की चेन और कलाई में 200 ग्राम के करीब का सोने का ब्रेसलेट पहनने वाला एक युवक। हाँ तो बच्चे, एक एक ड्रिंक की शर्त हो जाए, मनोहर लाल उससे कह रहा था। हो जाए? सवाल मैं पूछूं या तुम पूछोगे? आप ही पूछिए। ठीक है, मैं पूछता हूँ। मेरा सवाल ये है कि वो कौन सा जानवर है जो कुतुब मीनार से ऊंचा कूद सकता है? युवक ने माथे पर बल डालते हुए सवाल दोहराया। वो कौन सा जानवर है जो कुतुब मीनार से ऊंचा कूद सकता है? ऐसा कोई जानवर भला कैसे हो सकता है? ऐसा तो कोई जानवर है ही नहीं। अरे एक क्या, कई हैं। तुम शर्त डबल कर दो, जितने कहोगे मैं उतने नाम गिनवा दूंगा। ठीक है तो डबल। अब आप ही बताइए। यानी कि तुम नहीं बता सकते? जी नहीं, मैं नहीं बता सकता। आप बताइए। तो सुनो बरखुरदार, इस सवाल का जवाब ये है कि दुनिया का हर जानवर कुतुब मीनार से ऊंचा कूद सकता है, क्योंकि कुतुब मीनार तो कूद ही नहीं सकता। युवक बहुत ही बुरी तरह से झुंझला गया और माथे पर हाथ मारकर बोला, ओह शिट! अरे भाई, इधर बड़ा वाला जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल लगाओ, हम हार गए शर्त, उसने बारमैन से कहा। विकास ने खंखार कर मनोहर लाल का ध्यान अपनी तरफ खींचा और वो अपना ड्रिंक उठाकर विकास के पास जा पहुंचा। विकास ने उसे समझाया कि वो भोजू भाई टिक्यानी की बाबत उससे क्या मदद चाहता था। लेकिन वहाँ क्लब में तो मेंबर ही जा सकते होंगे, मनोहर लाल ने सवाल किया। मेंबर के गेस्ट भी जा सकते हैं। मुझे वहाँ कौन अपना गेस्ट बनाएगा? अरे खलीफा, अपनी कर्नल की वर्दी पहनकर और मोम से मूछें अकड़ाकर जाना, देख लेना टिक्यानी खुद तुमको अपना गेस्ट बना लेगा। ठीक है, लगाता हूँ शाम को चक्कर और देखते हैं फिर क्या होता है। और हाँ, तेरे लिए भी एक खबर है बच्चे, हमारा वो मुंडा हुआ बकरा अपने कारोबार पर फिर से ध्यान देने लगा है। कौन? रोशनलाल मेहरा? विकास ने पूछा। अरे और कौन, अब वो अपने ज्वेलरी के शोरूम में फिर से जाने लगा है। तो बोल, कब टांका फिट करेगा उसका? आज ही कर देता हूँ।
जब तक तुम टिकियानी को शीशे में उतारोगे तब तक मैं तो एकदम खाली हूँ। तो मतलब तुम्हारी स्कीम तैयार है? एकदम खलीफा, पॉलिश करके चमकाई रखी है। बस मुझे तो उसके शोरूम में जाकर बैठना शुरू करने का इंतज़ार था, तो समझ ले तेरे इंतज़ार की घड़ियां खत्म हो गईं। अगला अध्याय। चमचम करती हुई एक सिल्वर मर्सिडीज मैजेस्टिक सर्कल पर स्थित रोशनलाल मेहरा के गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के शोरूम के सामने जाकर रुकी। शोफर ने फुर्ती से गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला। शोरूम के गार्ड पर उस प्रक्रिया का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो पहले से ही शोरूम का भारी शीशे का दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो गया। शानदार सूट पहने और आंखों पर काला चश्मा लगाए विकास गुप्ता ने मर्सिडीज से बाहर कदम रखा। उसने एक निगाह जगमग करते शोरूम पर डाली और उसकी संगमरमर की सीढ़ियां चढ़कर खुले दरवाजे से भीतर दाखिल हो गया। शोरूम का एक कर्मचारी लपक कर उसके पास आया। विकास ने बड़े रौब से पूछा, सिर्फ डायमंड ही रखते हैं या बाकी प्रेशियस स्टोन्स भी? पूरे 9 रत्न रखते हैं सर। आपको क्या चाहिए? पन्ना, एमराल्ड। कितने कैरेट का सर? कैरेट कोई भी चलेगा, बस स्टोन बढ़िया होना चाहिए। वो उसे कोने के एक काउंटर पर ले गया और सेल्समैन ने पन्नों की ट्रे निकालकर उसे पन्ने दिखाने शुरू किए। हर पन्ने पर विकास नाक मुंह चढ़ाता रहा। थोड़ी देर के बाद वो चिढ़े स्वर में बोला, देखो मिस्टर, मुझे ये पन्ना अपनी टाइपिस्ट के लिए नहीं खरीदना है, अपनी काम वाली बाई के लिए नहीं खरीदना है, अपनी बीवी के लिए खरीदना है। इसलिए ये कचरा दिखाना बंद करो और कोई ढंग की चीज़ दिखाओ। कचरा? सर, ये 20-20 हज़ार तक की रेंज के स्टोन हैं। होंगे, मेरे लिए तो कचरा ही हैं। इन बच्चों के माँ बाप दिखाओ मुझे। पता भी है मैं कौन हूँ? जी नहीं सर, मेरा नाम विकास गुप्ता है। मैं दिल्ली में कॉटन किंग के नाम से जाना जाता हूँ। सर, आप 1 मिनट यहाँ इंतज़ार कीजिए, मैं मालिक से बात करके आता हूँ। ठीक है, जाओ। 5 मिनट के बाद ही विकास रोशनलाल मेहरा के सामने था। वो अपने चेहरे पर बड़ी ही चमकीली मुस्कुराहट लाता हुआ बोला, आप यहाँ बैठिए सर। आप पन्ने के शौकीन हैं ना? मैं आपको ऐसा पन्ना दिखाता हूँ जैसा राजनगर में तो क्या, अड़ोस पड़ोस के बड़े शहरों में भी मिलना मुश्किल है। उसकी कीमत ज़रूर थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन अरे कीमत की बात छोड़िए आप, बस मेरी बीवी को स्टोन पसंद आना चाहिए। कल उसका बर्थडे है, ये उनको ज़रूर पसंद आएगा। ये देखिए। मेहरा ने अलमारी से एक पन्ना निकालकर यूं उसके सामने रखा जैसे कोहिनूर पेश कर रहा हो। 10 कैरेट का है सर, कोलंबिया की खानों से निकला नायाब स्टोन, एकदम बेदाग। अब हुई ना कुछ बात? कीमत बोलिए। जी बस 1 लाख। मंजूर है। चीज़ वही अच्छी होती है जो नज़र पड़ते ही दिल को भा जाए। मुझे पूरा यकीन है सर कि मिसेस गुप्ता को ये पन्ना ज़रूर पसंद आएगा, मेहरा ने खींचे निपोड़ते हुए कहा। लेकिन अगर ना पसंद आया तो हम इसके बदले उनकी पसंद की कोई और चीज़ पेश कर देंगे। जी नहीं, इसका बदल नहीं चलेगा। उस सूरत में आपको स्टोन लेकर रकम वापस करनी होगी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं सर। तो ज़रा किसी को बाहर भेजिए जो गाड़ी में से मेरा ब्रीफ केस लेकर आए। 1 मिनट में ब्रीफ केस विकास के सामने पहुंच गया। विकास ने उसे खोला और उसमें से 100-100 के नोटों की 10 गड्डियां निकालकर मेहरा के सामने यूं रख दी जैसे मंगते के कटोरे में सिक्के डाल रहा हो। मेहरा प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। इसे अंगूठी में सेट करना है, कितना टाइम लगेगा? विकास ने कहा। आपके पास नाप है सर? मेरी सबसे छोटी उंगली का नाप ले लीजिए। और हाँ, अंगूठी गोल्ड की होनी चाहिए। उसका क्या दाम होगा वो भी बता दीजिए। मेहरा एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर बोला, 3,000 और दे दीजिए सर। विकास ने वो रकम भी उसे दे दी और उससे 1,03,000 की रसीद हासिल कर ली। अंगूठी 2 घंटे में तैयार हो जाएगी सर, मेहरा ने कहा। गुड। मैं शाहजहां होटल के स्वीट नंबर 512 में हूँ, अंगूठी वहीं भिजवा दीजिएगा। जी ठीक है। मेरा नाम विकास गुप्ता है, दिल्ली वाला। जी हाँ सर, मुझे याद है। और फिर अपना ब्रीफ केस उठाए लंबे लंबे डग भरता हुआ विकास वहाँ से बाहर निकल गया। रात के 1 बजे मनोहर लाल उससे मिला और बोला, सिंधी भाई को दाना डाल आया हूँ, उम्मीद है 1-2 दिन में तेरा काम बन जाएगा। बढ़िया है, विकास ने कहा। अगले रोज दिन शुरू होते ही विकास गुप्ता रोशनलाल मेहरा के शोरूम में पहुंच गया। उसे देखते ही मेहरा का दिल जैसे बैठने लगा। जरूर साले की बीवी को पन्ना पसंद नहीं आया है। वो पन्ना 60,000 रुपये का माल था, जिसे ग्राहक ने अगर बार्गेनिंग की होती तो उसने 70 में भी खुशी खुशी बेच दिया होता। ऊपर से मुस्कान बिखेरता हुआ वो बोला, आइए गुप्ता साहब, अंगूठी फिट नहीं आई? अंगूठी तो एकदम फिट आई मिस्टर मेहरा, और पन्ना उससे भी ज्यादा पसंद आया। मेरी बीवी तो बस पागल ही हो गई पन्ने को देखकर। मेहरा की जान में जान आई।
जी हाँ, वो चीज़ ही ऐसी शानदार थी कि लेकिन अब प्रॉब्लम ये है मिस्टर मेहरा कि उसे ऐसी शानदार चीज़ें दो चाहिए। वो कहती है कि उनके ईयरिंग बनवाएगी और ईयरिंग के लिए तो 2 स्टोन चाहिए होंगे। तो इसलिए अब आप मेहरबानी करके मुझे वैसा ही एक पन्ना और दे दीजिए। वो तो मुमकिन नहीं है सर। उतने नायाब पन्ने का जोड़ा भला कहाँ से आएगा? वैसे मेरे पास 2 और पन्ने हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं। जी नहीं मिस्टर मेहरा, दूसरा कोई जोड़ा नहीं चलेगा। मुझे इसी पन्ने का जुड़वा चाहिए। लेकिन साहब, जो चीज़ है ही नहीं वो मैं कहाँ से लाऊंगा? ओह कम ऑन मिस्टर मेहरा, आपके पास नहीं तो कहीं से ढूंढ कर मंगवा लीजिए, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। लेकिन आपकी मिसेस का बर्थडे तो आपने कहा था आज है। हाँ, तो बर्थडे हो गया ना सुबह। मैंने उसकी पसंद की अंगूठी उसे दे दी। अब वो भी इंतज़ार करने के लिए तैयार है। उसी ने कहा है ये। लेकिन ऐसा पन्ना मिलना मुमकिन नहीं है सर। मैं ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार हूँ। अपनी बीवी की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप ऐसा पन्ना कहीं से भी ढूंढ कर निकालिए, मैं आपको उसकी 4 गुना कीमत दूंगा। 4 गुना? जी हाँ, आपने ये पन्ना मुझे 1 लाख में दिया था ना, दूसरा मैं 4 लाख में लेने के लिए तैयार हूँ। बोलिए, है मंजूर? जी। मेहरा को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहे। आप इत्मीनान से सोचते रहिए, मेरी तरफ से सौदा पक्का है। ऐसा दूसरा पन्ना मैं 4 लाख में लेने के लिए तैयार हूँ। एडवांस के तौर पर ये 50,000 रख लीजिए। और विकास ने 100-100 के नोटों की 5 गड्डियाँ उसके सामने रख दीं। मेहरा की आंखें लालच में चमकने लगीं। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। आखिर ऐसी भी क्या आफत थी, कहीं ना कहीं तो उस पन्ने जैसा दूसरा पन्ना मिल जाएगा। ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ, उसने कहा। मैं 4-5 दिन और हूँ आपके शहर में। इतने अरसे में ये काम ज़रूर हो जाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। और विकास वहाँ से विदा हो गया। उस रोज़ पूरा दिन मेहरा ने उस पन्ने की तलाश में शहर के हर एक व्यापारी को फ़ोन किया, लेकिन कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं मिली। शाम को उसने अगले दिन के सारे अखबारों में वैसे ही पन्ने की खरीद के बारे में एक इश्तिहार दे दिया। अगले दिन सुबह से ही उसके पास फ़ोन आने शुरू हो गए। घटिया बढ़िया दर्जनों ऑफर्स उसे मिले, लेकिन एक भी ऑफर उसके काम का नहीं निकला। छठे रोज़ विकास गुप्ता का फ़ोन आया। मिल गया पन्ना? अभी तक तो नहीं मिला मिस्टर गुप्ता, लेकिन कोशिश जारी है। मेरी बीवी उतावली हो रही है। ज़रूर मिलेगा साहब पन्ना, बस थोड़ा समय और दीजिए मुझे। समय ही तो नहीं है मिस्टर मेहरा। मैं कल शाम तक इंतज़ार करता हूँ। कल शाम तक अगर दूसरे पन्ने के बारे में आपने मुझे कोई गुड न्यूज़ नहीं दी तो मैं पहला भी वापस भिजवा दूंगा, और उसके बदले में मैं बीवी को 5-6 लाख का कोई और गिफ्ट खरीद दूंगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मिस्टर गुप्ता, लेकिन कल तक तो शायद कुछ ना हो पाए। आपको जो भी करना है वो कल तक ही करना है मिस्टर मेहरा। इस शहर में अब मुझे और नहीं रुकना है। कल शाम 8 बजे की फ्लाइट से हमारी सीटें बुक हैं। और उसके बाद फ़ोन कट गया। दूसरी तरफ मनोहर लाल टिक्यानी के घर की डुप्लीकेट चाबी बनवाने में सफल हो गया था, और वो चाबी लाकर उसने विकास को थमा दी। ये कैसे बनवाई तुमने? विकास ने पूछा। अरे, कल मैं सिंधी भाई को क्लब से उसके घर छोड़ने गया था। वहाँ उसने ताला खोला और मुझे अंदर चलकर ड्रिंक की ऑफ़र की, जो मैंने कबूल कर ली। जब वो ड्रिंक लेने गया था तो मैंने वहीं दरवाजे के भीतर की तरफ लगी चाबी को वहां से निकालकर मोम के एक टुकड़े पर उसकी छाप ले ली। मोम का वो टुकड़ा मैं साथ ही लेकर गया था। फिर उसके बाद चाबी बनवाना कौन सा मुश्किल काम था। और आज रात को जब टिक्यानी क्लब से घर पहुंचेगा तो मैं ऐसा इंतजाम कर दूंगा कि नशे से उसकी हालत ऐसी होगी कि उसके घर के अंदर भी उसे मुझे ही पहुंचाना पड़ेगा। तो तू बस इतना समझ ले कि आज रात 1:30 बजे के बाद किसी टाइम अगर तू टिक्यानी की कोठी में घुसेगा तो अंदर तुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। जी ओ खलीफा, तुमने तो जी खुश कर दिया। दूसरी तरफ रोशनलाल मेहरा के शोरूम पर जब शोरूम बंद होने की तैयारी हो ही रही थी तो एक कर्मचारी ने उसे आकर बताया कि कोई मिस सरीन लाइन पर है। उसे लगा कि ये कोई ग्राहक होगी जो अपने सामान के बारे में पूछताछ कर रही होगी। वो झुंझलाए स्वर में बोला, अरे ये कोई टाइम है फ़ोन करने का? उसे बोलो कल फ़ोन करे। लेकिन वो पन्ने के बारे में बात करना चाहती हैं सर। पन्ने के बारे में? कौन से फ़ोन पर है, मुझे बताओ। जी, लाल वाले पर। मेहरा ने लाल रंग वाला फ़ोन उठाया और बोला, हेलो, मैं मेहरा बोल रहा हूँ। एक मीठी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। जी, आपने अखबार में एक ऐड छपवाया था एक पन्ने के बारे में? जी हाँ, मेरे पास एक पन्ना है। क्या आप मुझे उसके बारे में बताएंगी कि वो कितना बड़ा है और किस तरह का है?
जी, मेरे पास जो पन्ना है वो 10 कैरेट का है। वो कोलंबिया की खानों से निकला नायाब स्टोन है, एकदम बेदाग। मेहरा का दिल इतनी जोर से धड़का जैसे हलक में ही आ फंसेगा। उस घड़ी उसे ये भी नहीं सूझा कि ये जो मिस सरीन थी उसने पन्ने का बयान करने के लिए ऐन वही शब्द इस्तेमाल किए थे जो विकास को पन्ना बेचते समय खुद मेहरा ने कहे थे। आपने क्या नाम बताया था मैम अपना? मिस सरीन, मिस पूर्णिमा सरीन। आप ऐसा कीजिए मिस सरीन कि पन्ना लेकर कल यहाँ आ जाइए, फिर मैं देख लेता हूँ कि ये मेरे काम का है या नहीं। सॉरी मिस्टर मेहरा, ये तो नहीं हो पाएगा। अगला पूरा हफ्ता मैं शूटिंग में बिजी हूँ, मुझे कहीं आने जाने की फुर्सत नहीं मिल पाएगी। आप फिल्म स्टार हैं? जी हाँ। आपने नाम नहीं सुना मेरा? पूर्णिमा सरीन। जी, मुझे फिल्मों का शौक नहीं है। अच्छा, आप इस वक्त कहाँ से बोल रही हैं? अपने होटल से, हॉलिडे इन, स्वीट नंबर 704। मेहरा को ध्यान आया कि वो होटल मैजेस्टिक सर्कल और उसके घर नेपियल हिल के ऐन रास्ते पर था। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके पास हाजिर हो जाऊं? जी हाँ, ज़रूर। 8 बजे मेरी डिनर डेट है, अगर आप उससे पहले आ सकें तो ज़रूर आ जाएं। मैं 20 मिनट में पहुंच रहा हूं। ठीक है। शबनम पर नज़र पड़ते ही मेहरा के मुंह से निकला, मैंने आपको पहले कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ। जी हाँ, ठीक यही मुझे भी महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे याद आ गया है कि हम कहाँ मिले हैं। अचानक मेहरा के जहन में बिजली सी कौंधी। ओह, कैसीनो बर्टन कोर्ट, ब्लैक जैक की टेबल। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने मिस्टर मेहरा। ओह, मुझे बड़ा अफसोस है, उस समय आपसे ठीक से इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया था। असल में उस दिन मुझे तकलीफ ही ऐसी हो गई। ये तो मेरी तकदीर अच्छी थी जो ऐन मौके पर मेरा ऑपरेशन हो गया। अब ठीक हैं आप? जी हाँ, अब तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप मुझे दोबारा कैसीनो में नज़र नहीं आई। जी हाँ, अभी कुछ दिन से ही मैंने जाना बंद किया है। जब आप गैर हाजिर थे तब तो मैं रोज़ जा रही थी। तो फिर आपने बंद क्यों कर दिया जाना? असल में अब आपसे क्या छिपाना, मेरा पैसा खत्म हो गया, तभी तो पन्ना बेचने की सोच रही हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि खरीदार आप निकले। अब कम से कम कीमत के मामले में मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं होगा। अजी, धोखे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप पन्ना दिखाइए। शबनम उठकर अलमारी तक गई और पन्ना निकाल कर ले आई। मेहरा ने अपनी जेब से जौहरियों वाला ग्लास निकालकर आंख से लगाया और कागज समेत पन्ने को उठाकर उसका मुआयना किया। उसका दिल जोर से उछला। पन्ना काफी कुछ वैसा ही था जैसा उसने दिल्ली वाले विकास गुप्ता को बेचा था। अगर उसके एक फेस में मामूली सा फर्क ना होता तो वो कह सकता था कि पन्ना ऐन वैसा ही था। हालांकि उसे यकीन था कि वो फर्क विकास गुप्ता को या उसकी बीवी को नजर आने वाला नहीं था। आपने कहाँ से खरीदा था इसे? मैंने इसे खरीदा नहीं था। पिछले साल मैं एक लोकेशन शूटिंग पर दुबई गई थी, तो वहाँ मेरे एडमायरर एक शेख ने मुझे गिफ्ट में दिया था। बेच आप उसी वजह से रही हैं जो अभी आपने बताई? जी हाँ, असल में एक वजह और भी है। बदकिस्मती से मैंने फिल्म प्रोडक्शन में हाथ डाल लिया है और जिस फिल्म की शूटिंग पर मैं यहाँ आई हुई हूँ उसकी प्रोड्यूसर भी मैं ही हूँ। मेरा सारा पैसा उस फिल्म में लग गया है। बस अब लास्ट शूटिंग शेड्यूल चल रहा है जिसके लिए कुछ रुपए की मुझे फ़ौरन ज़रूरत आ पड़ी है। फिर ऊपर से कैसीनो में भी बैड लक रही, इसीलिए मैंने सोचा कि ये पन्ना बेच दूँ। फिल्म अगर हिट हो गई तो ऐसा पन्ना फिर से खरीद लूँगी। मेहरा की रही सही शंका भी दूर हो गई। अब उसने मोल भाव करने वाले अंदाज में कहा, आपका माल तो अच्छा है, मैं इसके 60,000 तक दे सकता हूँ। मिस्टर मेहरा, आप मजाक कर रहे हैं? अच्छा चलिए 75। जी नहीं। अच्छा ठीक है, सिर्फ आपके लिए 1 लाख। अब तो समझिए सौदा पक्का। ऐसे कैसे पक्का मिस्टर मेहरा? दुबई में मुझे इसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई गई थी। अरे, किसी ने मजाक किया होगा आपसे मिस सरीन, इतना महंगा पन्ना दुनिया में होता ही नहीं। शबनम ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा ठीक है, मैं 10-20 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा दे दूंगा आपको, लेकिन हकीकत में इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है नहीं। देखिए मिस्टर मेहरा, 3 लाख से कम में तो मेरी समस्या हल भी नहीं होती। इतनी तो इसकी वर्थ ही नहीं है। दुनिया का कोई भी जूलर आपको इतनी कीमत नहीं देने वाला। मैं आपको 1.25 लाख तक दे सकता हूँ। कोई बात नहीं, थैंक यू मिस्टर मेहरा। लेट्स नॉट वेस्ट ईच अदर्स टाइम। आई एम सॉरी एंड आई एम गेटिंग लेट फॉर माई डिनर डेट। गुड बाय। अच्छा चलिए 1.5 लाख। मैंने आपसे कहा ना मिस्टर मेहरा, आई एम सॉरी। अच्छा 2 लाख। 3 लाख से 1 पाई भी कम नहीं। येस और नो? 2.5। 3। अच्छा 2.25। कहा ना 3।
दांत पीसता हुआ मेहरा बोला। अच्छा ठीक है, 3। पेमेंट मुझे अभी चाहिए। ठीक है, मैं आपको 3 लाख का चेक दे देता हूँ। जी नहीं, कैश। लेकिन मैम, मैं इस समय 3 लाख कैश कहाँ से लेकर आऊँगा? वो आपकी प्रॉब्लम है। मेहरा अजीब दुविधा में फंसा था। उसने जल्दी से मन ही मन हिसाब लगाया। कैश पेमेंट पर 3 लाख में भी पन्ना खरीदने में उसे आखिर फायदा ही था। उसके पास पहले से ही 4 लाख का ग्राहक मौजूद था, जो 50,000 एडवांस भी देकर गया हुआ था। उस औरत की जिद उसका मुनाफा कम तो कर रही थी, लेकिन जो भी हाथ आ रहा था वो भी कम नहीं था। सारा हिसाब लगाकर उसने कहा, ठीक है, लेकिन कैश के लिए मुझे वापस शोरूम में जाना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। ऐसा करने से आपको यहाँ वापस नहीं आना पड़ेगा। लेकिन आपने कहा था ना कि आपकी डिनर डेट है। ये काम ज़्यादा ज़रूरी है, डेट इंतज़ार कर सकती है। चलिए। शबनम को नकद 3 लाख रुपए देकर अपने शोरूम से विदा करने के बाद मेहरा ने पन्ना अपने सामने मेज़ पर रखा और होटल शाहजहां में फ़ोन लगाया। स्वीट नंबर 512 प्लीज़। आपको किससे बात करनी है सर? मिस्टर विकास गुप्ता से। जी, होल्ड कीजिए। मेहरा रिसीवर कान में लगाए बैठा रहा। कुछ देर बाद उसके कानों में आवाज़ आई, सॉरी सर, मिस्टर गुप्ता हैज़ चेकड आउट। क्या? जी, मैंने कहा मिस्टर विकास गुप्ता होटल छोड़कर चले गए हैं। होटल छोड़ गए हैं? कब? आज दोपहर को। ये कैसे हो सकता है? जरा रिसेप्शन पर मेरी बात कराइए। जी सर। रिसेप्शन से भी उसे यही पता चला कि विकास गुप्ता दोपहर को चेकआउट कर गए थे और अपना कोई फॉरवर्डिंग एड्रेस नहीं छोड़कर गए हैं। पूछने पर रिसेप्शनिस्ट ने उसे रजिस्टर में दर्ज विकास गुप्ता का दिल्ली का पता बता दिया। 4319 अन्ना नगर, न्यू दिल्ली 1। मेहरा का दिल डूबने लगा। नई दिल्ली 1 में अन्ना नगर नाम की कोई जगह थी ही नहीं। उसने इंडियन एयरलाइंस में फ़ोन किया। पता चला अगले शाम 8 बजे की फ़्लाइट में मिस्टर एंड मिसेस विकास गुप्ता के नाम से कोई बुकिंग नहीं थी। अब मेहरा को पसीने छूटने लगे। उसने हॉलीडे इन में फ़ोन किया। स्वीट नंबर 704 प्लीज़। वो स्वीट तो खाली है सर, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो मैं वहाँ मिस पूर्णिमा सरीन से मिलकर गया हूँ। जी, 1 मिनट होल्ड कीजिए। मेहरा ने होल्ड किया, लेकिन उसे पता था उसे क्या जवाब मिलने वाला था। वही हुआ। सॉरी सर, मिस पूर्णिमा सरीन 10 मिनट पहले चेकआउट कर गई हैं। मेहरा ने अपना माथा थाम लिया। अब इस बात में कोई शक नहीं रहा था कि वो बड़ी ही चतुराई से ठगा जा चुका था। दूसरी तरफ ठग मंडली जश्न मना रही थी। जाम से जाम टकरा रहे थे। कामयाबी का वो जश्न होटल मयूर में शबनम के कमरे में चल रहा था। देख लो डैडी, जिस आदमी को तुमने 1 लाख की लगाई, हमने उसे 1.5 लाख की लगा दी। उसी से खरीदा 1 लाख का पन्ना, उसका एक फेस जरा सा घिस कर उसे वापस 3 लाख में बेच दिया। बहुत बढ़िया काम किया तुमने, लेकिन उसे 50,000 एडवांस देने की क्या ज़रूरत थी? इसका उत्तर विकास ने दिया। अरे खलीफा, वही तो साइकोलॉजिकल फैक्टर था जो उसे पन्ने का जोड़ीदार तलाश करने के लिए प्रेरित कर रहा था। ईजी मनी कौन छोड़ता है? ऊपर से उसे ये यकीन था कि एडवांस देकर ग्राहक फंसा हुआ था। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इतना भारी एडवांस देकर ग्राहक भाग भी सकता है। और इसी कारण उसने शबनम से आनन फानन में कैश पेमेंट पर वो पन्ना खरीद लिया। उसे वो इस हाथ दे और इस हाथ ले वाला सौदा लग रहा था। गनीमत ये रही कि उसका शबनम को पहले से जानते होना हमारी स्कीम के आड़े नहीं आया, बल्कि उल्टा ये बात फ़ायदेमंद साबित हुई। कसीनो वाली इसकी बैकग्राउंड की वजह से वो ये सोच ही नहीं पाया कि ये कोई रईस औरत नहीं थी। फिर सबने एक बार फिर से जाम टकराए और थोड़ी देर बाद मनोहर लाल खड़ा होता हुआ बोला, अब मैं चलता हूँ, 9 बज गए हैं। मुझे जिमखाना क्लब पहुँचना है तेरे सिंधी भाई की खबर लेने। और फिर वो वहाँ से विदा हो गया। रात के 1 बजे विकास मेहता रोड पर भोजूभाई टिक्यानी की कोठी के सामने मौजूद था। 11:15 बजे के करीब वो दोनों वहाँ आए। फिर दोनों अंदर गए और थोड़ी देर के बाद मनोहर लाल बाहर आकर वापस चला गया। टिक्यानी ने पीछे से कोठी का दरवाज़ा बंद कर लिया। टिक्यानी के यूं चलते फिरते दिखाई देने से विकास इसी नतीजे पर पहुंचा था कि उसे टुन्न कर देने की मनोहर लाल की स्कीम काम नहीं करी थी। इसीलिए विकास ने भीतर दाखिल होने की कोशिश करने से पहले थोड़ा इंतजार करने का फैसला किया। गश्त का एक सिपाही डंडा हिलाता हुआ सुनसान सड़क से गुजरा और विकास एक पेड़ की ओट में सरक गया। जब सिपाही परे निकल गया तो विकास कोठी के मेन गेट के पास पहुंचा और अंदर की आहट लेने लगा। हर तरफ सन्नाटा था। उसने चाबी से धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। हाथ में थमी एक पेंसिल टॉर्च को जलाकर वो धीरे धीरे टिक्यानी के बेडरूम में पहुंचा।
वो घोड़े बेचकर सोया पड़ा था। वो फुर्ती से उस कमरे में पहुंचा जहां टिक्यानी का एंटीक कलेक्शन रहता था। एक मेज पर सुल्तान इब्राहिम पाशा की शतरंज रखी हुई थी। उसने बक्सा खोला और भीतर रोशनी डाली। अंदर 16 काले और 16 सफ़ेद मोहरे बड़ी ही नफासत से अपने अपने खाने में रखे हुए थे। तभी उसे एक हल्की सी आहट सुनाई दी। उसने तुरंत पेंसिल टॉर्च बंद कर दी और बॉक्स को अपनी जगह रखकर एक कोने में छिप गया। उसने देखा कि उस साइड एक रोशनदान था जिसे कोई बाहर से खोलने की कोशिश कर रहा था। वो दम साधे इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद एक काला साया रोशनदान से भीतर लटक कर आया और धप से कमरे के फर्श पर आकर गिरा। फिर उसने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी में कमरे में कुछ ढूंढना शुरू किया। रोशनी शतरंज की मेज के पास जाकर टिक गई। साया वहां पहुंचा। उसने बॉक्स खोला, टॉर्च की रोशनी उसके भीतर डाली और फिर टॉर्च बंद कर ली। विकास को अंधेरे में ऐसा लगा जैसे उसने बॉक्स में से कुछ निकालकर अपनी जेब में डाला हो। फिर उसने बॉक्स बंद करके वापस मेज पर रख दिया। टॉर्च एक बार फिर से जली और इस बार विकास को नजर आया कि साय ने अपने दाएं हाथ में एक मोटा दस्ताना पहना हुआ था जिसे वो इस पल उतार रहा था। उसके बाद टॉर्च बुझ गई और साया वहां से बाहर निकल गया। विकास ने दरवाजे के पास पहुंचकर बाहर झांका। वो पिछवाड़े की तरफ जाने वाले गलियारे में बढ़ा जा रहा था। उसके देखते देखते साय ने गलियारे के सिरे पर मौजूद दरवाजे को खोला और कोठी से बाहर निकल गया। विकास वापस मेज के पास लौट आया। वो साया कौन था, इससे ज्यादा उसे ये सवाल परेशान कर रहा था कि उसने अपने हाथ में इतना मोटा दस्ताना क्यों पहना हुआ था, और वो भी सिर्फ एक ही हाथ में। और उसने शतरंज के बॉक्स को बंद करने के बाद उसे उतार क्यों दिया था। उसने अपनी पेंसिल टॉर्च जलाई और अपनी जेब से म्यूजियम से हासिल की हुई बॉक्स की और सारे मोहरों की जेरोक्स कॉपियां निकाल ली। बड़े गौर से उसने उन कॉपियों से मिलाकर एक एक मोहरे का मुआयना करना शुरू किया। बाकी सब कुछ तो हूबहू मिल रहा था, लेकिन काला बादशाह थोड़ा अलग था। उसने और बारीकी से उसकी जांच की तो उसे यकीन हो गया कि वो डुप्लीकेट था जो असली मोहरे की जगह वहां रख दिया गया था, और असली मोहरा यकीनन वो साया ले गया था जो थोड़ी देर पहले वहां से विदा हुआ था। ये तो गनीमत थी कि वो साया उसकी मौजूदगी में वहां पहुंचा था, वरना तो उसे उस हेरा फेरी की भनक भी नहीं लगती। अगर यही शतरंज उसने मामा के वकीलों के सामने पेश कर दी होती तो उस एक नकली मोहरे की वजह से उसका तो बैंड ही बज गया होता। उसने बक्सा उठाकर अपने अधिकार में लिया और फिर वहां से बाहर निकल गया। शंकर रोड के अपने फ्लैट के एक कमरे में बैठा लेख बहादुर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसके ठीक सामने मेज पर रखा था सुल्तान इब्राहिम पाशा की शतरंज का हाथी दांत से बनाया हुआ काला बादशाह। उसे विकास गुप्ता के वहां पहुंचने की कोई खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगर वो आ भी जाता, यानी किसी तरीके से उसे पता चल भी जाता कि शतरंज के मोहरों में काला बादशाह नकली था और वो असली की तलाश में वहां आ जाता, तो भी वहां पर उसके स्वागत का पूरा इंतजाम था। तभी फोन की घंटी बजी। उसने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। ये चौकीदार का फोन था। उसने कहा, सर, मैं लॉबी से बोल रहा हूँ। आपने जिस आदमी के बारे में मुझे बताया था वो अभी अभी लिफ्ट में दाखिल हुआ है। आने दो साले को, देख लेंगे। फिर लेख बहादुर चुपचाप फ्लैट से बाहर निकल गया। विकास ने रिवॉल्वर अपने हाथ में ले ली और कॉल बेल बजाई। अगली सुबह उसे शतरंज के 32 के 32 मोहरे अपने मामा के वकीलों के सामने पेश करने थे, इसलिए अब शराफत दिखाने का टाइम नहीं था। वो एक काला बादशाह उस वक्त 6 करोड़ रुपए की कीमत का था और वो उसे जबरन हासिल करने से भी नहीं हिचकने वाला था। जब कॉलबेल का कोई जवाब नहीं मिला तो उसने फिर से घंटी बजाई। जवाब फिर नदारद। इस बार उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई उत्तर नहीं। उसने दरवाजे का हैंडल घुमाकर भीतर को धक्का दिया तो पाया कि दरवाज़ा खुला था। अंदर अंधेरा था और कहीं भी रोशनी नहीं थी। तो क्या दरवाज़ा इत्तफाक से खुला रह गया था? झिझकते हुए उसने लाइट का स्विच ऑन किया। सब तरफ रोशनी फैल गई। उस खाली ड्राइंग रूम को पार करके वो पिछले कमरे की चौखट पर पहुंचा। ये कमरा भी खाली था। उसने वहां की लाइट जलाई और जब कमरे में रोशनी फैली तो सबसे पहले उसे मेज़ पर पड़ा काला बादशाह नजर आया। वो मेज़ के करीब पहुंच गया। 6 करोड़ का मोहरा खाली फ्लैट में ऐसे असुरक्षित पड़ा हुआ, ऐसा खामखा तो नहीं हो सकता था। उसने कुछ देर सोचा, फिर अपने सिर को एक झटका दिया और झुककर मेज़ पर पड़े मोहरे को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। एकाएक उसके जहन में एक बिजली सी कौंधी। उसे 2 बातें याद आईं। सुल्तान इब्राहिम पाशा को अपने दुश्मन को जहर से मारने के मामले में महारत हासिल थी, और
मोहरा चुराने वाला साया अपने दाएं हाथ पर एक मोटा दस्ताना पहने हुए था। उसने तुरंत मोहरे से हाथ परे खींच लिया, फिर अपनी रिवॉल्वर जेब में डाली और अपनी टाई की गांठ खोलकर उसे गले से उतार दिया। मोटी टाई को अपनी उंगलियों के गिर्द लपेटकर उसने फिर से झिझकते हुए मोहरे की तरफ हाथ बढ़ाया। पहले एक घुटी हुई चीख की और फिर उसके पीछे पीछे किसी भारी चीज के धड़ाम से गिरने की आवाज आई। गलियारे के पार के फ्लैट के पीछे छुपे लेख बहादुर की बाँछें खिल उठीं। हो गया काम। वो अपने पीछे खड़े 2 आदमियों से बोला, चलो। तीनों लपकते हुए फ्लैट में घुसे और पिछवाड़े के दरवाजे पर पहुंचे। विकास फर्श पर गिरा पड़ा था। उसका दायां हाथ उसके जिस्म से परे फैला हुआ था और उससे 2 इंच परे फर्श पर काला बादशाह लुढ़का पड़ा था। लेख बहादुर ने हाथ के गिर्द एक तौलिया लपेटकर काले बादशाह को फर्श से उठाया और उसे वहां मौजूद एक अलमारी में बंद कर दिया। लाश को उठाकर इमारत से दूर फेंकाओ, उसने अपने आदमियों को आदेश दिया और दोनों व्यक्ति लाश की तरफ बढ़ गए। सुबह 10:30 बजे लेख बहादुर तमंग, मुस्कुराता, गुनगुनाता, सीटी बजाता हुआ कुबेर दत्त बंसल के ऑफिस में पहुंचा। गुड मॉर्निंग सर, खुशी से बल्लियों उछलते हुए उसने कहा। वृद्ध ने सहज स्वर में जवाब दिया, गुड मॉर्निंग, बोलो क्या काम है? क्या काम है? विरसे की रकम क्लेम करने आया हूं भाई, और क्या? वो तुम अभी कैसे क्लेम कर सकते हो? अभी तो पूरे 5 सवाल बाकी हैं। हाँ, तो जो बाकी हैं वो तो बाकी ही रहेंगे ना। वो भला किस लिए? वकील ने सवाल किया। अरे वो भला किस लिए क्या? 7 दिन के समय में 7वें सवाल का जवाब विकास गुप्ता पेश नहीं कर पाया तो इसलिए वो रकम तो अब मेरी हो गई। ये तुमसे किसने कहा? विकास गुप्ता तो अभी यहाँ से होकर गया है और वो पूरे 32 मोहरों के साथ शतरंज दिखा कर गया है। उसने 7वें सवाल का सही और टाइम से जवाब दे दिया, इसलिए वो 8वां सवाल भी हासिल कर चुका है। यहाँ से होके गया है? शतरंज लेकर भी आया था? आपने मोहरों की जांच करवाई है? जी हाँ, बिल्कुल करवाई है। म्यूजियम से स्पेशलिस्ट को बुलाकर करवाई है। क्या सारे मोहरे असली थे? हाँ। काला बादशाह भी? अरे हाँ भाई, बोला ना। और शतरंज लेकर खुद विकास गुप्ता यहाँ आया था? हाँ। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अच्छा कुछ नहीं, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। मन भर के कदम रखता लेख बहादुर वहां से विदा हो गया। वो फुर्ती से शंकर रोड पहुंचा। अपने लेटर बॉक्स में उसे एक चिट्ठी पड़ी मिली। चिट्ठी के ऊपर सिर्फ उसका नाम लिखा था, पता नहीं था और उस पर कोई स्टैंप भी नहीं थी। उसने चिट्ठी को खोलकर उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे माया के लाल, ये चिट्ठी मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अपनी बाकी की जिंदगी तुम यही सोच सोचकर हलकान ना होते रहो कि आखिर मैं जिंदा कैसे बच गया। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछली रात भोजू भाई टिक्यानी के घर तुम्हारा आदमी मेरे सामने ही पहुंचा था। मैंने उसके हाथ में एक मोटा सा दस्ताना देखा था। बात देर से मेरी समझ में आई, लेकिन आ गई कि शतरंज के सारे मोहरों को या उनमें से कुछ को या किसी एक को नंगा हाथ लगाने में कोई खतरा था। तुम्हारे फ्लैट में काले बादशाह की तरफ हाथ बढ़ाते वक्त ही मुझे याद आ गया था कि उस मोहरे के मालिक सुल्तान पाशा को दुश्मन को जहर से मारने के मामले में महारत हासिल थी। और तब मेरी समझ में ये भी आ गया कि तुम्हारा फ्लैट खुला क्यों था और काला बादशाह सरेआम मेज पर क्यों रखा था। मैं समझ गया कि फ्लैट में घुस आने के बाद वहां से जिंदा निकल पाना मुमकिन मेरे लिए नहीं होने वाला था। मेरा वहां से बाहर कदम रखना ही इस बात का सबूत होता कि मोहरा मैंने कब्जा लिया था और इसीलिए जरूर मेरी लाश वहीं गिरा दी गई होती। तब मैंने वहां से मुर्दा निकलने की जुगत भिड़ाई। पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन अब पता है कि काले बादशाह के पेंदे में एक स्प्रिंग था जो जब बिसात पर या किसी सख्त सतह पर रखा जाता था तो दबा रहता था। बादशाह को उठाए जाने पर वो स्प्रिंग रिलीज हो जाता था और मोहरे के ऊपरी भाग में से एक बहुत ही महीन जहर से बुझी हुई सुई निकलकर मोहरा उठाने वाले के हाथ में चुभ जाती थी और वो जहर उसकी मौत का कारण बन जाता था। मैंने मोहरे को अपनी मोटी टाई अपने हाथ में लपेटकर उठाया था और फिर उसी में लपेटकर उसे अपने कोट की जेब में रख लिया था। फिर मैंने तुम लोगों को सुनाने के लिए चीख मारी और धड़ाम से फर्श पर गिर गया और तुम्ही लोगों का सप्लाई किया हुआ नकली काला बादशाह अपने हाथ के पास लुढ़काकर मर गया होने का नाटक करने लगा। आगे तो तुम्हें मालूम ही है कि कैसे खुद तुम्हारे आदमियों ने मुझे और असली बादशाह को बाइज्जत फ्लैट से बाहर पहुंचाया था। अपनी खूबसूरत सी मम्मी को मेरी नमस्ते कहना और ये भी कहना कि अगर वो चाहें
तो उनकी और अपनी उम्र के फ़र्क को नज़रअंदाज करके मैं तुम्हारा सौतेला बाप बनने को तैयार हूँ। तुम्हारा विकास गुप्ता। अगला अध्याय। मेरा दूसरा मामा कहाँ है? विकास ने कहा। मुझे क्या पता बे, शबनम ने तुनक्कर जवाब दिया। ओफो गधी कहीं की, मैंने तुझसे जवाब नहीं मांगा है। मैं तुझे ये बता रहा हूँ कि 8वां सवाल क्या है। ये 8वां सवाल है कि तेरा दूसरा मामा कहाँ है? हाँ, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी माँ का कोई दूसरा भाई भी था कि नहीं। वकीलों से कोई क्लू नहीं मिला? बिल्कुल भी नहीं। बड़े वाला वकील तो मुझसे ज़्यादा बात करने को भी तैयार नहीं था इस बारे में। बोला कि ज़्यादा बात करने से उसके मुंह से कोई ऐसी बात निकल सकती थी जो जवाब तक पहुंचने का जरिया बन जाती। अच्छा ये तो बताओ, उसकी रकम वापस कर आए? हाँ, कर आया। पट्टा एकदम से जज्बाती हो गया। कहने लगा कि उसे बड़ी दिली खुशी होगी अगर मेरे मामा का वारिस मैं ही बनूं तो। बाकी के सवालों में पास होने के लिए उसने मुझे बाकायदा आशीर्वाद भी दिया। आशीर्वाद की जगह हिंट ही दे देता कमबख्त। नहीं, उसने कहा कि वो कायदे के खिलाफ होगा। तो अब तेरा क्या इरादा है बे? सबसे पहले तो इस बारे में सारे अखबारों में इश्तिहार देने की सोच रहा हूँ, और उसके बाद सोच रहा हूँ एक चक्कर बुलंदशहर का लगाऊँ। हो सकता है वहाँ कोई आदमी अभी भी मौजूद हो जो मेरे दूसरे मामा के बारे में कुछ जानता हो। ठीक है, मैं भी साथ चलूँगी। हाँ चल। बुलंदशहर का उन दोनों का फेरा बेकार गया। खामखा 2 दिन उसमें बर्बाद हो गए। वहाँ विकास के दूसरे मामा को तो क्या, कोई पहले को भी नहीं जानता था। उसके माँ बाप की भी किसी को याद नहीं थी। 20 साल के अरसे में वहाँ सब कुछ बदल गया था। जब शबनम के साथ वो राजनगर वापस लौटा तो उसने विज्ञापन के जवाब में आई एक चिट्ठी को अपना इंतज़ार करते पाया। चिट्ठी में लिखा था, मान्यवर, हाल ही में ब्लास्ट में छपे आपके विज्ञापन के संदर्भ में निवेदन है कि रौनक बाजार की 40 नंबर इमारत में परमेश्वर दयाल शुक्ला नाम का एक वृद्ध रहता है जो किसी दीवान दाऊदयाल शुक्ला नाम के धन कुबेर का सगा भाई बताया जाता है। मुझे ये बात इसलिए मालूम है कि कुछ साल पहले मैं भी रौनक बाजार में रहता था। तब लोग बाग ये मिसाल दिया करते थे कि कैसे 2 माँ जाए भाइयों में से एक करोड़पति था और दूसरा पैसे पैसे को मोहताज। अगर ये वृद्ध आदमी वही हो जिसकी आपको तलाश है तो मुझे नीचे लिखे पते पर सूचित कर दीजिएगा ताकि मैं 10,000 रुपये के इनाम की रकम हासिल करने के लिए आपके पास हाजिर हो सकूं। भवदीय रसिकलाल वर्मा, 46 सर्कुलर रोड, विश्वनगर। विकास ने 2-3 बार उस पत्र को पढ़ा और फिर तह करके उसे अपनी जेब में रख लिया। फिर वो रौनक बाजार पहुंचा। सड़क के पार से उसने 40 नंबर इमारत का मुआयना किया। उसके सामने के हिस्से में 3 दुकानें थीं जिनके पहलू में एक गलियारा था जो पीछे एक अंधेरी जगह में जा रहा था। अहाते के आगे एक साइबान सा था जिसके पीछे एक बंद दरवाज़ा दिखाई दे रहा था। वो जैसे ही सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ रहा था कि अचानक ठिठक गया। 40 नंबर इमारत की 3 दुकानों में से एक चाय की दुकान थी जिसमें से ऐन उसी वक्त एक आदमी ने बाहर कदम रखा था। उसे विकास ने तुरंत पहचान लिया। ये वो आदमी था जिसने अपना नाम दिलीप पांडे बताया था और दावा किया था कि उसे पहले सवाल का जवाब मालूम था, लेकिन असल में जो नेपाली माँ बेटे का कारिंदा था। उस आदमी का इस वक्त यहाँ मौजूद होना ही इस बात का सबूत था कि मामला ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ था और नेपाली माँ बेटे का इसमें कोई हाथ था। पांडे ने अपने दोनों तरफ सावधानी से देखा और फिर वापस टी स्टॉल में घुस गया। विकास ने सड़क पार करने का इरादा छोड़ दिया और एक खंबे की ओट में खड़े होकर आराम से सिगरेट पीने लगा। 10 मिनट बाद पांडे फिर से बाहर निकला और फिर से इधर उधर देखकर अंदर घुस गया। उसकी इस हरकत से साफ था कि वो उसी की निगरानी के लिए वहां मौजूद था। विकास ने मन ही मन एक फैसला किया और सड़क पार करके सीधा टी स्टॉल में घुस गया। पांडे एक मेज पर अकेला बैठा था। विकास ऐन उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। मुझे पहचाना बेटा? पांडे के मुंह से कोई बोल नहीं फूटा। उसे अचानक यूं अपने सामने देखकर वो बुरी तरह से हकबका गया था। यहाँ मेरी ही ताक में बैठा है ना तू, इसलिए सोचा कि मैं ही तुझे बता दूं कि मैं आ गया हूँ। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ चाय पीने आया था। अगर झूठ बोला ना तो यहीं ढेर कर दूंगा साले, ये देख। विकास ने उसे रिवॉल्वर की नाल दिखाई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अब जल्दी से कबूल कर कि तू मेरी ही फिराक में यहाँ डटा हुआ है। हाँ, इसीलिए डटा हूँ। किसने कहा तुझे ऐसा करने को? नेपाली माँ बेटों ने? हाँ। क्यों, क्या वो अंदर हैं? नहीं। तो कौन है अंदर? कोई नहीं है। बेवकूफ़ बनाता है साले।
कोई तो छुपा बैठा होगा मेरी घात में वहाँ। नहीं साहब, सच कहता हूँ, कोई नहीं है। आपके मामा के अलावा वहाँ दूसरा कोई नहीं है। और तू सिर्फ इसलिए यहाँ पर मौजूद है ये देखने के लिए कि मैं यहाँ पहुँचा कि नहीं? जी हाँ। तू मेरे मामा को कैसे जानता है? मैं नहीं जानता। मुझे तो तमंग ने बताया था कि अंदर जो बूढ़ा आदमी मौजूद है उसका नाम परमेश्वर दयाल शुक्ला है और वो आपका मामा है। और ये जानने के बावजूद भी उन्होंने इस आदमी को यहाँ से गायब करने की कोई कोशिश नहीं की। पांडे ने कोई जवाब नहीं दिया। यानी कि वो नेपाली माँ बेटा 8वें सवाल का जवाब मुझे प्लेट में सजाकर भेंट कर रहे हैं। पांडे ने बेचैनी से पहलू बदला। जरूर वो रसिकलाल वर्मा वाली चिट्ठी भी फर्जी होगी। और ये बात तू भी अच्छी तरह से जानता है कि एक फर्जी मामा को मेरे मत्थे मढ़ने की कोशिश की जा रही है। अरे मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं जानता बाबा। अच्छा, मिमियाना बंद कर और उठ के खड़ा हो और मेरे साथ चल। लेकिन कहाँ? मेरे मामा के पास। और कहाँ? खड़ा हो। पांडे खड़ा हो गया और दोनों दुकान से बाहर निकले। अच्छा ये बता कि उस आदमी के साथ और कौन रहता है? कोई नहीं रहता, वो यहाँ अकेला है। उसका एक पोता है जो रोज़ सुबह यहाँ आता है और उसकी रोज़ की ज़रूरतें पूरी कर जाता है। वो आदमी खुद कुछ नहीं करता? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बेचारा अपाहिज है और गूंगा बहरा भी है और अंधा भी। वाह 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 वाह, क्या कहने! कितना बढ़िया मामा थोपा है मेरे सिर पर, जो ना कुछ बोल सके, ना सुन सके, ना देख सके। यानी कि किसी भी तरीके से मुझे ये ना बता सके कि वो वाकई में मेरा सगा मामा है कि नहीं। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। ठीक है, चल। वो दुकानों के पहलू में बने गलियारे के सिरे पर पहुंच गए। वहां चौखट पर कॉल बेल का बटन लगा हुआ था, जिसे पांडे ने एक बार दबाकर छोड़ दिया। अंदर कोई और भी है? विकास ने पूछा। नहीं तो, मैंने बताया ना कि वो वहां अकेला रहता है। तो फिर घंटी किसके लिए बजा रहा है बे? तूने कहा ना कि बुढ़ा तो बहरा है। वो मैं भूल गया था, आदतन घंटे की तरफ हाथ उठ गया बस। दोनों ने गलियारा पार किया और पिछवाड़े के अहाते से गुजरकर सामने के इकलौते बंद दरवाजे पर पहुंचे। पांडे ने दरवाजे को धक्का दिया तो वो खुल गया। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक तरफ एक पलंग बिछा था और दूसरी तरफ एक टेलीविज़न रखा था। पलंग के करीब एक कुर्सी पर बुत बना एक वृद्ध बैठा था, जो होठों में कुछ बुदबुदा रहा था और माला फेर रहा था। उसने गर्म कुर्ता पाजामा पहना था और शॉल ओढ़ी हुई थी। विकास उसके करीब जाकर बोला, नमस्ते बाबा। कोई उत्तर नहीं मिला। बिल्कुल बहरे हो बाबा? कोई उत्तर नहीं। विकास ने उसकी आंखों के सामने अपना हाथ लहराया। वृद्ध की पलकें भी नहीं झपकीं। विकास ने गहरी सांस ली और असहाय भाव से गर्दन हिलाई। इस बार तो पॉइंट मार लिया नेपाली माँ बेटे ने। मेरे लिए ये फैसला करना कतई नामुमकिन है कि खुदा का ये बंदा मेरा असली मामा है या कोई डुप्लीकेट। ये असली होते हुए भी मुझे डुप्लीकेट इसलिए लग सकता है क्योंकि पहले मुझे इसके बारे में चिट्ठी भेजी गई जो मुझे नकली लग रही है, और फिर मैंने तुझे यहाँ मंडराते हुए पाया। इन बातों पर गौर करके मैं इसे डुप्लीकेट मानकर चल दूँ और ये हो असली, तो मेरी हार है। और अगर मैं इसे असली मानकर आगे तलाश करना बंद कर दूं और इसे ही ले जाकर वकीलों के सामने खड़ा कर दूं और तब मुझे पता चले कि ये मेरा मामा नहीं है, तो भी मेरी हार है। अजीब भूल भुलैया में डाल दिया है इस बार मुझे इस नेपाली माँ बेटे ने। अगर मैं इसे असली समझूं तो हो सकता है ये नकली हो, और नकली समझूं तो हो सकता है ये असली हो। खुद ये अपने बारे में कुछ बता नहीं सकता। अब करूं तो क्या करूं? क्या विकास इस गुत्थी को सुलझा पाएगा कि वो आदमी उसका मामा है या नहीं? और अगर सुलझा पाएगा तो कैसे? क्या इस बार वाकई नेपाली माँ बेटे की जीत होगी? इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए सुने 12 सवाल उपन्यास का चौथा और आखिरी भाग।